तो आप ये फरमा रहे हैं कि बाकी भी जो निज़ाम का हिस्सा था, दैट्स अ फेयर पॉइंट। अगर हम लोगों ने देखिए, अगर हम लोगों ने दो चीज़ें हैं, अगर हम लोगों ने किसी को पकड़ना वो उसी तरीके से दो बीच में वो पुलिस वाले डाल देने के जो एक पलंग के नीचे या सोफे के पीछे और एक उसके नीचे उस टाइप की चीज, अगर नहीं वो 9th में वाली वो सारे उसी तरह थे ना। आप अगर जब आप कहते हैं ना कि 9th में एक बहुत बड़ा वो था, इसका बहुत वो कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, घाव है, जख्म है। आपको पता है ये घाव पीटीआई के दिल में भी बहुत सख्त है। हम तो यही कहते हैं कि यार इसको खोलो, पता चले कि क्या किसने था। अभी रिसेंटली, मुझे नहीं पता, आजकल एआई का ज़माना है, लोग मेरे जैसे सादे लोग समझ नहीं पाते। मेरे ख्याल में ये क्या नाम है उसका, एमल वली का, वो कोई एक तकरीर कर रहा था पेशावर में किसी जगह पे। उसने कहा था कि मैं बताऊं कि ये जो रेडियो पाकिस्तान के अंदर कौन लोग गए थे भेस बदल के, और चेक करने में लगता है यही वाला ही था। नहीं, अब मुझे नहीं पता। अच्छा, कहना मेरा पॉइंट है कि जनरल बाजवा भी इस पे ऑन रिकॉर्ड हैं कि जनरल फैज बहुत से ऐसे काम करते हैं, बिकॉज आईएसआई इज नॉट जस्ट अ सिंगल ऑफिस कि आपको ये लगता है कि जो बिल्डिंग है तो वहाँ पे ऑफिस चल रहा है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, एंड ऑफ कोर्स यू हैव पॉइंटेड आउट राइटली कि दे बाय बुक रिस्पॉन्ड एंड दे बाय बुक आर आंसरेबल टू द प्राइम मिनिस्टर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जनरल बाजवा भी ऑन रिकॉर्ड है कि जनरल फैज बहुत से ऐसे काम कर रहे थे जो उनकी जान पहचान से या वो उनसे ला इल्म रख के इमरान खान के साथ मिलके बहुत से काम ऐसे करते जो जनरल बाजवा को भी इल्म होता था। एंड ऑल्सो इट्स ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड के भाई चलो इस क्लेम को आप साइड पे रख देना, माने फड्डा जनरल बाजवा से किसने किया था, इमरान खान ने, किसके लिए, जनरल फैज के लिए। क्यों? जनरल बाजवा से तो फड्डा नहीं किया था ना कि आप स्टे करें, फड्डा तो जनरल फैज के साथ किया था। अभी आपने क्या कहा था? मसला वो समथिंग है, मसला वो जनरल फैज। उनको बात करने दे, मैं याद आपने क्या कहा था? मैंने बहुत सी बातें की। डीजीआईएसआई कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, इन कंसल्टेशन विद, नहीं वो तो मैंने कहा था। आपने कहा था ना इन कंसल्टेशन विद, तो अपनी बात पे सर कायम तो रहे ना। नहीं तो मैं तो सर ये कह रहा हूं ना, क्यों वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ को 2 दफा कहां तक बुलाया था, अपने घर तक, कहां तक जी, कहां तक बुलाया था? काफी जगह तक बुलाया था। आप बात करें तो पॉइंट इज सारे सवाल मेरे से कर रहे हैं, मैं तो जवाब के लिए आपको बुलाया। नहीं, मैं जरा याद दिलाने के लिए, मैं जवाब दे सकता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौन की याद दिलाने के लिए, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, जनरल फैज को सस्टेन कौन करना चाह रहा था, कौन कहता है कि आप आईएसआई को आईएसआई को बिल्डिंग को हेडक्वार्टर को कोर बना। गरीदा जी अलाउ मी, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मेरा प्रेरोगेटिव है कि मैंने इस बंदे को बनाना है, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहूंगा मैंने इसको बनाना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुझे कहता है आप इसको नहीं बनाओगे, मैं कहूंगा मैं क्यों नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर एक बाकायदा प्रोसीजर है। आप आर्मी के सिस्टम को समझते हैं, बाकायदा फाइलें बनती हैं, रिपोर्ट्स बनती हैं, असेसमेंट्स बनती हैं, सीनियरिटी की लिस्टें शेयर होती हैं। इट्स स्टिल माय प्रेरोगेटिव ना, इट्स स्टिल माय प्रेरोगेटिव ना। अगर देखें, अगर वो उन 3 या 4 बंदों के लिस्ट में ना हो और मैं 15 की लिस्ट में आखिर को ज़ियाउल हक को भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। देखिए बाजवा साहब खुद भी, बाजवा साहब उस लिस्ट में नहीं थे जिसमें बनना चाहिए था, बन गए। जनरल हैज टू कमांड अ कोर, बाजवा साहब उस लिस्ट में नहीं थे, बन गए। कमांड अ कोर, दैट इज द पॉइंट। मतलब लेकिन पहले नहीं थे, प्रेरोगेटिव था, बना दिया। वो ख्वाजा साहब ने खुद कहा हुआ है कि जी, तो आप ये फरमा रहे हैं कि अगर आपके पार्टी के जो बानी है इमरान खान साहब, अगर वो जनरल फैज को बनाना चाहते थे तो उनको बना देना चाहिए, बना सकते थे। वो प्रेरोगेटिव है ना। अगर इफ इट इज तरजीह तो वही थी ना आपके। इफ इट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर देन व्हाई नॉट। नहीं सर, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेकिंग यू टर्न्स एंड ट्राइंग टू डाइवर्ट द डिबेट। द डिबेट वाज, आपने कहा कि हमारे जनरल फैज से कोई ताल्लुक नहीं था। ताल्लुकात नहीं है, ताल्लुकात नहीं है। मेरे सामने आप 4 बंदों के नाम आते हैं, मैं बिलाल को बना देता हूं। आई थिंक ही इज अ यंग मैन, हालांकि ही इज द फ्यूचर, ही इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान का ताल्लुक जनरल फैज के साथ था। अनफॉर्चुनेटली हमारा आजकल का जो फ्यूचर है, एंकर्स की तमाम तर फराखदिली के बावजूद मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मामला इतना सादा नहीं था, आपको भी पता है। लेट्स टॉक सब्सटेंस ऑन दिस। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि पॉलिटिकली एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला का जलसा सबको याद है, उन्होंने कहा जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब दोनों के नाम लिए, लेकिन ग्रेजुअली हमने देखा कि उनकी तकारीर में से, उनके प्रोटेस्ट में से, उनकी एजिटेशन में से जनरल बाजवा का नाम
गायब होने लगा और जनरल फैज़ हमीद का नाम ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया। जिस इंटरव्यू का आपने जिक्र किया मरीम नवाज के साथ भी, उसमें भी जनरल बाजवा का जिक्र नहीं हुआ था और जनरल फैज़ हमीद का जिक्र हुआ था। ये उस ज़माने की बात है जब जनरल फैज़ हमीद का नाम इस हवाले से कि उनका कोर्ट मार्शल कोई कर सकता है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, नाम लेना मुश्किल है। तो मुझे तो कुछ चेंज हुआ होगा ना। Yes. ये जानना चाहेंगे कि ये तब्दीली जो है, मुझे जो बात जो पसंद आई है पिछली 10 मिनट की डिबेट में, वो ये है कि एक चीज़ तो हमने इस्टेब्लिश की है कि इमरान खान साहब और फैज़ हमीद साहब इस चीज़ में, इन जराइम में शामिल थे। किस तरह हमने एस्टैब्लिश की? सर हम बात ये कर रहे हैं कि तीसरा बंदा ये तखय्युल की उड़ान है, ये क्या है, हमने किस तरह नहीं establish नहीं, की? ये बात अभी यही थी कि वो दो तो थे ही, तीसरा कोई था या नहीं था। आपने बात तो यही चली है ना जी पिछले 10 मिनट से इस टॉक शो में। तो एक चीज़ तो जो हम कहते आए, चाहे वो डस्का का इलेक्शन था, चाहे वो हमारी लीडरशिप की विक्टिमाइजेशन थी, चाहे वो राना सनाउल्लाह के ऊपर मंशियात का भोंडा केस था, चाहे वो ठाठे मारना था उस टाइम पर, मतलब कि जो आई डोंट वांट टू गो इनटू इट अगेन एंड अगेन, मगर खैर याद कराना पड़ता है क्योंकि वो हुआ और सब कुछ के ऊपर बहुत ही एक एरोगेंस और ह्यूबरिस के साथ उस टाइम पे खान साहब ने ये सारे काम किए और उनके साथ साथी मौजूद थे। और हम तब भी कहते थे कि ये एक शख्स जो मेरे ख्याल से इदारे से हट के अपने पॉलिटिकल एजेंडा पर ये काम कर रहा था, उस शख्स ने ये काम किया। अब आगे जो आपने आखिरी पैराग्राफ की बात की, अब इट इज टू बी सीन वेदर दिस रिफर्स टू 9th May और नॉट, इट रिमेन्स टू बी सीन। मगर अगर उनने रिटायरमेंट के बाद भी ये काम किए और जारी रखें, और देखिए 9 मई की जो बात अमार साहब कर रहे थे, मेरा ख्याल है पीटीआई को अभी तक इस बात की, अब उनको ना कुछ चीज़ों को उनको समझ नहीं आती कि वेयर यू आर क्रॉसिंग अ लाइन वेयर इट इज नो लॉन्गर पॉलिटिक्स, एंड दे हैव डन दिस टाइम एंड अगेन। 9th में डी चौक पर कब्रें खोदना, या आप साइफर पर नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करना, या आप IMF को चिट्ठियां लिखना, या बार बार अपने अफवाज के खिलाफ एक बयानिया चलाना। अभी भी मैं तलत साहब ये पढ़ना दीजिएगा प्लीज। नहीं, ये इमरान खान साहब का ट्वीट, वो मैं देख रहा था, ये अभी 9 दिन से कायम है, ये जुबान मतलब कि अभी भी कायम है। ये जिस शख्स को पीटीआई लीडर मानती है, ये उस शख्स की एक जुबान, आज ये उसका लास्ट मैसेज है। आप फिर कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की बातें ना करें। आप अगर अपने ट्वीट के अंदर ये कहेंगे कि हमारी अफवाज का सरबराह ऐसा है, और आप कहेंगे कि दहशतगर्दी की जिम्मेदारी भी आप अपने अफवाज पर डालेंगे, और आप कहेंगे कि अफगानिस्तान के साथ मामला जानबूझकर भड़काए जा रहे हैं, तो फिर आपको नेशनल सिक्योरिटी का मामला ना समझा जाए, क्या समझा जाए? और ऐसी स्टेटमेंट तलत साहब जिसको पीटीआई के लोग आज भी डिसोन नहीं कर रहे, ये कायम भी है और इसको डिसोन नहीं कर रहे। केस जो है उस स्टेटमेंट के बारे में नहीं है। लेट्स गेट बैक टू द केस, लेकिन इसको भी डिबेट करते हैं कि इसकी इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। आज की प्रेस रिलीजेस के अंदर ना इमरान खान का नाम है, ना पीटीआई का नाम है, ना 9 मई का जिक्र है, लेकिन जिक्र सिर्फ यही हो रहा है क्योंकि आखिरी पैराग्राफ से आने वाले दिनों की हेडलाइंस बनती है। हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कि वो क्या इम्कान है कि ये मामला सियासी पेंडोरा बॉक्स में तब्दील हो जाए। अब आज की बड़ी खबर को हम मुस्तकबिल से जोड़ना चाहते हैं। आपकी पार्टी में या आपके जहन में क्या ये खदशा है कि आने वाले दिनों में जब इस केस की और कलें खुलेंगी और नए केसेस सामने आएंगे तो सियासी इश्ताल अंगेजी के मामले में आपकी पार्टी भी आ जाएगी? देखिए, इससे है, अभी बिलाल साहब एक बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि पीटीआई वाले ये जो करते, और इन्होंने हमेशा पाक आर्मी के ख़िलाफ़ बात की और दहशतगर्दी उनके ऊपर, मतलब ये सारी चीज़ें की थी। वो इमरान का ट्वीट है, उसको अभी लिखा हुआ है ना, जो भी है ना उस लिहाज से। मोदी की आपने वो एक तकरीर सुनी होगी कि जिसमें वो कह रहा है कि मैं फ़ोन किया मियाँ साहब ने मुझे कि भाई हाँ जी क्या हाल है, किधर हो? मैंने कहा जी मैं अफ़गानिस्तान हूँ। उन्होंने कहा इधर आ जाओ ना, मेरे पता नहीं किसका वो कोई फंक्शन है, ये किधर तो उधर आ जाओ। तो मैंने पूछा कि यार ना तो हमारे पास वीज़ा है ना कुछ है, तो मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा चलो फिर देखने हैं भाई, ये वो कर रहे हैं। आपको पता ना कि सबसे ज़्यादा मोदी के जीतने के लिए कौन पूरी उम्मीद? सुन लेना मेरी इमरान खान साहब ने कहा था कि वो जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। सुन लेना। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। कैंपेन में और बयानात में फर्क है। ये कैंपेन की बात है सर, एक मिनट है जी, इसमें कोई कैंपेन चल रही है रोज पिछले कई सालों से, महीनों से भी नहीं, ये मामला चल रहा है। देखिए, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम एज फार एज आई अंडरस्टैंड, भुट्टो और ज़ियाउल हक, बेनज़ीर और उस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, मियां नवाज शरीफ और उस वक्त का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, बेनज़ीर और उस वक्त का जो चीफ आर्मी स्टाफ था, मियां नवाज शरीफ और उस वक्त का जो आर्मी स्टाफ था, उसके बाद फिर ये आसिफ अली जरदारी और उस वक्त का जो आर्मी स्टाफ था, फिर मियां नवाज शरीफ और उस आर्मी स्टाफ था। तो क्या पॉइंट क्या?
ये हमेशा इनके आपस में वो बात होती रही है। जो प्राइम मिनिस्टर था वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेकर कहता था तुम ये गलत कर रहे हो, उनकी पॉलिसी में वो कर रहे थे। ये कब नहीं हुआ, ये पाकिस्तान में कब नहीं हुआ? गरीदा, या इसमें अनहोनी बात क्या है? वो कह रहे हैं कब नहीं हुआ? गद्दार करार देना और ये सब कुछ करार देना, इसका जिक्र कर रहे हैं। किस चीज का जिक्र कर रहे हैं? जिक्र कर रहे हैं कि हमेशा से सियासी तौर पर ये कहा गया, ये किया गया है, हेड बटिंग होती रही, ये कह रहे हैं और सिविलियंस के दरमियान। हाँ, नाम लेके कहते रहे प्राइम मिनिस्टर की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान। इसमें अनहोनी क्या पर्टिकुलर ना इन दोनों के। देखिए प्रॉब्लम हमेशा रही है पावर ऑफ पीपल, पीपल इन पावर एंड पावर ऑफ पीपल के दरमियान में क्लैश रहा है। अच्छा, ये उसका नतीजा है क्या? अच्छा, ये इसको एक बड़ा फाइन ट्विस्ट, अगेन दिस इज अ क्लासिक फाइन ट्विस्ट। इट्स नॉट अ ट्विस्ट। द थिंग इज, लेट मी मेक माय पॉइंट। मैंने आपकी बात को आराम से सुना। द पॉइंट इज कि जनरल फैज हमीद पे जुर्म साबित हो चुका है, एंड दिस इज नॉट द रेगुलर दोस्त काइंड ऑफ अदालतें जिन पे रोजाना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले कभी खुश होते हैं और कभी उस पर रोना पिटना डालते हैं। दिस इज द फौजी अदालत जिसपे पूरे इदारे की साख और पूरे पाकिस्तान की साख डिपेंड करती है। जरा सा कोई लकूना इधर उधर हो गया तो आप तो खड़े हो जाएंगे। अगर इस फैसले में कुछ गलत है तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से या कोई भी पाकिस्तान का आम शहरी या खुद जो इसमें कन्विक्टेड हैं वो भी जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, गालिबन सुप्रीम कोर्ट में डेफिनेटली कर सकते हैं कि उसमें कुछ गलत हुआ है। द पॉइंट इज, द रियल इशू इज, लेट्स स्टे फोकस्ड ऑन द रियल इशू। द रियल इशू इज कि जनरल फैज साबित हुए हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल था, रॉन्गफुल डूइंग थी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंगली जो मुझे इसमें समझना है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वो किसकी तरफ निशानदही कर रहा है? व्हाट एक्चुअली हैपेंड? इज इट रेफरिंग टू साइफर? हम आखिरी पैराग्राफ की तो बहुत बात कर रहे हैं, बट व्हाट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जिसके खिलाफ वर्जी जनरल फैज ने की और फिर जिसने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट को दाव पे लगा दिया? क्योंकि इफ दिस इज रेफरिंग टू साइफर तो साइफर केस का तो इमरान खान के खिलाफ जो हाल हुआ है वो सबके सामने है। उठाया, मैं उसको जरा समरी फॉर्म में आपके सामने, बट अगर नुकता कंप्लीट नहीं हुआ, इजाजत दें अगर आप, कि अगर वो अगर दिस इज साइफर केस, दैट्स अ वेरी बिग इफ, और अगर वो जनरल फैज के दौर उसमें साबित हो चुका है जुर्म में, तो ऑफ कोर्स उसकी इंप्लीकेशन इमरान खान पर भी दोबारा जाएगी। तो क्या साइफर केस दोबारा इमरान खान के खिलाफ? जो 4 चार्जेस जनरल फैज के खिलाफ साबित हुए हैं वो उनकी अपनी सरगर्मियां हैं। जो आखिरी पैराग्राफ है उसके अंदर जो मुमकिना तौर पर तहकीकात की जा रही हैं वो सियासी अनासर के साथ मिलकर इंतशार फैलाने की बात है। यहाँ पर सियासी अनासर और जनरल फैज की मुमकिना गठजोड़ नजर आती है। पहले 4 चार्जेस उन्होंने किए, इसराफ ने कहा इदारे का अंदरूनी मामला है, उन्होंने की खिलाफ वर्जी। ये जो पैराग्राफ है असल में इसके अंदर बारूद ज्यादा है सियासी। वुड यू एग्री विद दैट? आई थिंक पार्शियली, बिकॉज आखिरी तो बिल्कुल उस तरफ निशानदेही कर रहा है। मेरे ख्याल से जो पहले जो कन्विक्शन भी हुई है उसमें भी जहाँ लिखा गया है कि एंगेजिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज या सियासी, लेकिन वो तो उनका कदम था। नहीं, मगर जब आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं तो किसी सियासी अमल में ही एंगेज कर रहे होते हैं ना। दूसरे कोई काउंटर पार्ट, कोई सियासतदान या कोई सियासी जमात या कोई सियासी एक्टिविटी होती है ना। तो देखिए मेरे ख्याल से उसमें भी एंड ये बात मुमकिन है। मगर सर बुनियादी बात ये तलत साहब के मेरे ख्याल से ये दिस सेट्स द राइट प्रेसिडेंट एंड a lot of what people, सही मिसाल है ये मेरे ख्याल से कि जिस तरह ये सेट हुई है, मेरे ख्याल से बिकॉज a lot of people, ये बात होती थी कि अफवाज कभी ये नहीं करते, ठीक, और मेरे ख्याल से एक थरो लीगल प्रोसेस, राइट टू सेल्फ डिफेंस देके कानून के मुताबिक अगर एक चीज़ इस तरह पब्लिकली की गई है तो दिस इज अ गुड स्टेप। द वन थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट एंड यू मे फील दिस इज स्लाइटली ऑफ टॉपिक बट आई डोंट थिंक इट इज द फैक्ट कि अभी भी मैंने ट्विटर खोला तो जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट 8-9 दिन पहले की थी, अभी भी पीटीआई के अकाउंट उसके हिस्से उठा के 30 मिनट पहले तक ट्वीट कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट पीटीआई इज। अब मेरी तो ये गुजारिश है कि इनकी जमात के चेयरमैन है और एक सेक्रेटरी जनरल है, वो आके वाज़े तौर पे बताएं कि ये जो ट्वीट है ये इसके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। ये नहीं हो सकता कि इस पे खामोशी रहे। चले अच्छा, देखिए बात ये है कि जिस तरह फैज़ हमीद और जनरल बाजवा को अलग नहीं किया जा सकता, इस तरह फैज़ हमीद और इमरान खान को भी अलग नहीं किया जा सकता। 9 मई के वाक़यात हम सब के सामने हैं, किस तरह क्या कुछ हुआ और उसके अंदर जिस तरह की तनसीबात पर हमला हुआ, अचानक ही हमला हो गया। और अगर कोई शख्स ये कहना चाहता है कि वो पीटीआई की जानिब से नहीं हुआ तो वो सारे पैगामात, व्हाट्सएप में मैसेजेस, तकारीर इमरान खान की कोर्ट ऑफ लॉ में एस्टैब्लिश करना होगा। देखें ये कोर्ट ऑफ लॉ में, क्योंकि अभी हम लीगल फ्रेमवर्क के अंदर हैं और जैसा मैंने आज भी गुजारिश की कि ये इसके अंदर 9 मई का जिक्र नहीं है, इम्कानात मौजूद हैं, पिछली प्रेस रिलीज में था, इसमें नहीं है, तब्दील शुदा में भी नहीं है।
तो ये सारा कोर्ट ऑफ लॉ में जाना होगा। तो अच्छा, फिर एक देखिए, फिर जिन जराइम का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें एक और ऐड कर लीजिए। आपको याद होगा शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने भी एक बात की थी कि उनके घर पर तशरीफ लाए थे और वहां पर उन्होंने कहा था कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। एक मैं आपको छोटी सी बात कर दूं, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का उस जमाने मैंने अपने यूट्यूब के लिए इंटरव्यू किया, बड़ी तकलीफ दे बात उन्होंने की और वो रोने लग गए थे। वो अभी मेरे यूट्यूब पर है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये नहीं है कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दें और हमारी 2 साल की मेहनत होगी, हालात इतने बुरे हो गए थे कि मुझे धमकी दी कि तुम्हारी बेटी को अगवा कर लिया जाएगा। मैं उस पर कमेंट करूंगा अगर मैं याद रहे। 30 सेकंड्स फॉर यू। 30 सेकंड में देखिए, जो घटचोड़ की बात करें ना, ये इनकी जनरल फैज साहब की, मुझे याद पड़ता है कि अप्रैल 2019 में, ओनली अबाउट 8 months आफ्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टुक द ऑफिस, ख्वाजा आसिफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब वगैरह सारे ये कह रहे थे कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब ने उन लोगों से बात की थी कि आओ हम इनको हटाते और आपको किसी को ये देते, किसी को वो देते। ये उन्होंने कहा हुआ है। तो गठजोड़ तो है बिल्कुल ठीक। अब मुझे ये नहीं पता कि गठजोड़ उनके साथ है या वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं। बस आप दोनों को मखमसे में रखा ना। यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस? अगेन द सेम पॉइंट कि अगर आपको लगता है कि फौज सियासत में इन्वॉल्व थी, जनरल बाजवा इन्वॉल्व थे, आप अदालत चले जाएं, सही सबूत लेके। सर सियासी बयानियां देना, मुइज खान भी गया ना जनरल फैज के खिलाफ। कौन सी अदालत? सर इस तरह पिक एंड चूज तो फिर ना करें ना कि आपने शौकत सिद्दीकी साहब का जिक्र किया, तो मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था। तो उनकी नौकरी जाने के बाद तो मेरा इंटरव्यू चला नहीं और मेरी नौकरी भी चली गई। मैंने कहा ये रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए आपको बता दूं कि आगाज वहां से हुआ था, प्रोग्राम हमारा जारी। ये जरूरी बात है कि ऐसे इंटरव्यू यूट्यूब